हमारी ओनली यूपीएससी पे मैं अमरीश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम ये पॉलिटी की अगली क्लास लेकर के आए हैं जिसमें हम राज्यपाल पढ़ रहे थे। पॉलिटी के 17वें और 71वें क्लास में हमने जो है राज्यपाल को पढ़ा था। ये भी राज्यपाल से संबंधित ही क्लास है और एक क्लास और करना पड़ेगा। ये लंबी क्लास है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं सेक्शन पर जोर दे रहा हूँ। चाहे यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, बहुत सारे सवाल आते हैं राज्यपाल सेक्शन से, तो कुछ भी छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इस सेक्शन में भी हम राज्यपाल ही पढ़ेंगे और एक क्लास और लेंगे, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए क्लास शुरू कर लेते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट www.onlyupsc.in को विजिट जरूर किया कीजिए। आइए क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये पॉलिटी की आपकी अगली क्लास है जिसमें हमने राज्यपाल हम पढ़ रहे थे। इसमें हम राज्यपाल के 2 वीडियो हमने कर लिए हैं, यानी कि 2 क्लास हमने कर लिए हैं। ये तीसरा क्लास जिसमें हम राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों को हमने पढ़ लिया था, उनकी विधायी शक्तियाँ और जो उनकी और शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में एक क्लास और करना पड़ेगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो काम है उसमें जो अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं हैं उसका भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा, उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि राज्यपाल कुछ लंबा खींच गया, लेकिन इससे सवाल बहुत आते हैं हर परीक्षाओं में। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। इनकी विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं। राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है, इस नाते उसकी निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ एवं कार्य होते हैं। ठीक है, अब क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है, वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और अविघटित करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। यानी कि कोई सत्र जब शुरू होगा तो उसको राज्यपाल ही बुलाएगा, जैसा कि संसद में राष्ट्रपति होता है। उसके बाद में सत्रावसान का मतलब कि सत्र अभी खत्म हो गया है, फिर से सत्र शुरू होगा। और विघटन का मतलब होता है कि ये सत्र पूरा हो चुका है या किसी असंवैधानिक स्थिति के कारण उसको विघटित करना है। ठीक है, जैसे 5 साल पूरा हो गया या किसी बीच में कोई स्थिति संवैधानिक स्थिति खराब हो गई है, तब जब सदन विघटित होता है तो उसका काम भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब चुनाव होता है विधानमंडल का, यानी कि नई विधानसभा का गठन होता है, तो उसके पहले सत्र को राज्यपाल संबोधित करता है। या प्रतिवर्ष जब सत्र शुरू होता है तब भी राज्यपाल उसको संबोधित करता है। ठीक है, अगला कार्य देखते हैं उसको क्या है। विधायी शक्तियां हम उसकी पढ़ रहे हैं। वह किसी अन्य सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मामलों पर संदेश भेज सकता है। बिल्कुल निश्चित है, जैसा कि वो एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है, तो वह सदन या विधानमंडल के दोनों सदनों को, यानी कि जो कई जगहों पर एक ही सदन होते हैं, को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। ठीक है, तो ये काम जो है वो अगला देखते हैं। चौथा क्या है, जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। मतलब कि जब चूंकि विधानसभा बिना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नहीं चल सकती, अध्यक्ष नहीं तो उसके जगह पर उपाध्यक्ष होते हैं। अगर ये दोनों पद रिक्त हो गया है किसी कारणवश, तो राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है कि जब तक अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक वो कार्यकारी रूप से काम करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां क्या है, राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 6ठे भाग को, ठीक है, वह नामित कर सकता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो, इसका व्यवहारिक अनुभव हो। ठीक है, तो ये जो है राज्यपाल की विधायी शक्ति ही होती है कि राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 6ठे भाग को, यानी कि अगर 36 सदस्य किसी स्टेट में हैं तो 6 सदस्यों को नामित कर सकता है। ठीक है, हालांकि प्रावधान क्या है कि 60 सदस्य से नीचे विधानसभा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक संशोधन करके कुछ राज्यों को सहूलियत दी गई है, जैसे कि गोवा जैसे राज्यों में संख्या कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि साहित्य, विज्ञान, कला एवं सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो या इसका व्यवहारिक अनुभव हो, तो ऐसे
1/6 सदस्य की संख्या को जो है विधान परिषद के राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार के लिए, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जो स्थिति उत्पन्न हुई है वहाँ के कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा है कि इसी के थ्रू विधान परिषद से उद्धव ठाकरे को भेज दिया जाए, क्योंकि वो विधायक नहीं है। तो ये करंट में बना हुआ था, अतः ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते, कोई मंगल ग्रह से क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को, वहाँ पर एक चीज़ नहीं होता है, वहाँ पर साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा होता है, लेकिन सहकारिता आंदोलन वहाँ पर नहीं होता है। तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। छठवां, वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नियुक्त कर सकता है। यहाँ पर आपने देखा कि सकता शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि अगर विधानसभा में कोई आंग्ल भारतीय चुन करके नहीं आया है तो वह किसी आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवां क्या है, विधानसभा सदस्य की निर्भरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद इसका निर्णय करता है। यानी कि विधानसभा में अगर कोई सदस्य, यानी कि कोई विधायक, कोई एमएलए अगर निर्भर है तो इस मुद्दे पर वो निर्वाचन आयोग से विमर्श करेगा, उसके बाद में निर्णय करेगा। आगे देखते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर वो क्या क्या कर सकता है, ये देखिए। वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, पहला। दूसरा क्या है, स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है। ठीक है, वो स्वीकृति के लिए इसे रोक सकता है। तीसरा क्या है, विधेयक को यदि यह धन संबंधी विधेयक ना हो, धन संबंधी विधेयक में शक्तियां खत्म हो जाती हैं, विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः बिल परिवर्तन के विधेयक को पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले समझ लीजिए आसान भाषा में। आज मेरी आवाज़ थोड़ा जल्दी जल्दी निकल रही है, अब ये पता नहीं क्यों नेचुरल में कभी कभी होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि पहली चीज़, जैसे मान लीजिए कि विधानसभा ने कोई रेजुलेशन पास किया, ठीक है, अब वो राज्यपाल के पास आया तो सबसे पहला काम वो क्या कर सकता है कि उसको स्वीकृति दे सकता है, तो उस काम हो गया। दूसरा कि स्वीकृति के लिए रोक सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तीसरा ये है कि यदि यह धन संबंधी विधेयक नहीं, यानी कि धन विधेयक नहीं है, ठीक है, तो विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए कह सकता है, यानी कि कह सकता है कि आप इस पर विचार कर लीजिए। लेकिन अगर विधानमंडल उस पर विचार करने के बाद या बिना विचार किए हुए फिर से पास कर दे तो राज्यपाल बाध्य है उसको पास करने के लिए। और आखिरी जो एक शक्ति है इसमें, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार, मतलब राष्ट्रपति को विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है कि राष्ट्रपति से बात करेगा। ऐसा विशेष परिस्थितियों में होता है जब अंतर्राज्यीय मामला हो या कोई संवैधानिक संकट का मामला हो या जिससे बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला हो, तो ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ रख सकता है। ऐसे मामले में इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डाल सकते हैं, यानी कि ये भी एक महत्वपूर्ण मामला है। ठीक है, इसके अलावा यदि निम्नलिखित परिस्थितियां हों तब भी राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। क्या क्या है? अधिकारातीत अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, ये मैंने बता दिया आपको। डीपीएसपी तत्वों के विरुद्ध हो, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, और संविधान के अनुच्छेद 31 का के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। ये सारे महत्वपूर्ण मामले हैं, इन केस में वो राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश का घोषणा कर सकता है। इन विधेयकों की राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति होनी आवश्यक है। ठीक है, यानी कि इसका जो जिक्र है संविधान में वो अनुच्छेद 213 में है। ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत ही राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है, और इन विधेयकों की राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर, ठीक है, स्वीकृति होना आवश्यक है।
वह किसी भी समय किसी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है, ठीक है। अगर वो जारी भी कर सकता है तो समाप्त भी कर सकता है। वही राष्ट्रपति वाला मामला है। यह राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। बिल्कुल। आगे देखते हैं 10वां, वह राज्य के लेखों से संबंधित तथा राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। ये सारी चीजें आपने पहले क्लासेस में पढ़ रखी हैं, जब आपने इन अलग अलग आयोग के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये अब वित्तीय शक्तियां इनकी आ गई। यहां तक जो थी वो उनकी क्या थी, विधायी शक्तियां थी, जिसको आपने पढ़ा। अब आइए वित्तीय शक्तियां देख लेते हैं। इस क्लास में शायद वित्तीय शक्तियां ही पूरा हो पाएगा, इससे अगर टाइम मिलेगा तो आगे भी कर लेंगे। देखते हैं वित्तीय शक्तियां क्या क्या है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां एवं कार्य इस प्रकार ही। तो न्यायिक शक्तियां लिखा हुआ भाई, वित्तीय शक्तियां कहाँ गया, ये रहा वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां एवं कार्य इस प्रकार है, ठीक है। ये देख लेते हैं। पहला क्या है इसमें, वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय वितरण यानी कि बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बजट राज्यपाल के संस्तुति के बाद में ही सदन के पटल पर रखा जाता है, ठीक है। उसी के नाम से रखा जाता है। इसी राज्यपाल वाले सेक्शन में बताया था आपको। दूसरा, धन विधेयक को राज्य विधानसभाओं में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल राष्ट्रपति वाला, ठीक है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तीसरा क्या है, बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है, ठीक है। बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है। यानी कि अगर कोई अप्रत्याशित वहन की जरूरत आ गई तो वो आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है, ठीक है। वही राष्ट्रपति वाला पूरा शक्ति है। पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है। यह आप वित्त आयोग वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो ये इनकी वित्तीय शक्ति थी, जिसको आपने पढ़ लिया, ठीक है। आइए जल्दी जल्दी इनकी न्यायिक शक्तियां भी पढ़ लेते हैं। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, इनके कार्य। पहला क्या है, राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड यानी किसी व्यक्ति की दंड क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होगी। वही जो राष्ट्रपति के पास होती हैं शक्तियाँ, कि किसी के जो है कोई आपराधिक केस में सजा पाया हुआ है तो उसके दंड को कम कर देना, उसको जो है फांसी को उसमें बदल देना। तो ये सारी जो, हालांकि फांसी को राज्यपाल नहीं बदल सकता है, लेकिन बाकी दंडों में जो है वो दंड को छोटा कर सकता है। फांसी के लिए राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार करता है। ये बात भी आपने उच्च न्यायालय और राष्ट्रपति वाले दोनों सेक्शन में पढ़ रखी है, यहाँ फिर से आप इसको दोहरा रहे हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी। वही होता है जब आप सिलेबस लगभग में 80-90% कंप्लीट कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आपने जब मैं आपको सत्र न्यायालय पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो घबराए नहीं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा, वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है, ठीक है। ये भी आपने पढ़ रखा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े हुए लोगों की नियुक्ति भी करता है। ये चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। जब हम सत्र न्यायालय पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। वही जो मुंसफ वगैरह की भर्ती होती है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये था आपका जो इनकी बची हुई शक्तियाँ थी, इस क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम करेंगे क्या कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों की हम तुलना करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वाला सेक्शन है वो, उससे बहुत सवाल आते हैं, तो उसको आप मिस मत कीजिएगा। बाकी इस क्लास में इतना ही। आप
ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है जल्दबाजी में मत रहिए। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि सिलेबस खत्म हो कि नहीं होगा। भैया पॉलिटी का सिलेबस हमने करीब 80 से 85% कवर कर लिया है। इन्वायरमेंट हमने शुरू कर दिया, करीब 20% कवर कर लिया है। करीब 40% के आसपास हमने हिस्ट्री कवर कर लिया है, एंशिएंट हिस्ट्री। मैं पूरी नहीं कह रहा हूँ, केवल एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कवर किया है। बाकी हिस्ट्री भी बाकी है, उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और पूरा गारंटी लेता हूँ कि जैसा मैंने कहा था पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा। एक भी पैसा जो है आपसे नहीं ले रहा हूँ, पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।